कैसे मान लूं हार जिंदगी के सफर में कि दुनिया अभी जीती नहीं और मैं अभी हारा नहीं। जिसका सबको इंतजार था, सीयूईटी 2024 का रिजल्ट आ चुका है, लाइव हो चुका है। और इसी बीच जो पूरे साल या आप कह लीजिए कि 12वीं में आने से पहले कई सालों से जो बच्चे का एक स्टेट ऑफ माइंड होता है कि 12वीं के बाद मुझे बहुत अच्छा करना है, अपने करियर को चुनना है, अब अच्छे यूनिवर्सिटीज में जाना है, उसी सिलसिले में हमने सीयूईटी की परीक्षा देखी और आज परीक्षा का रिजल्ट आ गया। और आज मेरे साथ वो शख्स है, वो बच्चा है जिसने वास्तव में न सिर्फ अपने माँ बाप का, बल्कि हमारे जैसे बहुत सारे शिक्षकों का और देश के सभी नवयुवकों के लिए एक गर्व फील करने वाला, गर्व महसूस करने वाला काम किया है। हमारे साथ हैं इस समय नीर शर्मा, जिन्होंने जिन्होंने मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, ऑल इंडिया टॉप ऑल इंडिया टॉप सीट, ऑल इंडिया टॉप रैंक हासिल की है सीयूईटी 2024 में, क्योंकि इन्होंने 1000 में 1000 मार्क्स अर्जित किए हैं। नीर, सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया सर। नीर, ये निश्चित तौर पर ये पढ़ाई से आगे की बात है, अब तो रिजल्ट के आगे की बात है। अब मुझे कहने में आपको अति उत्साहित करने में कोई शक नहीं है कि आपने जो परफॉर्मेंस की है, आपने जो ये रिजल्ट दिया है ना, ये वास्तव में अविश्वसनीय है। ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। हम लोग बात चाहे जो कुछ भी कर लें, लेकिन 1000 में 1000 मार्क्स लाना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। नीर, सबसे पहले मुझे तो आप ये बताओ ऑनेस्टली, जैसे बहुत सारे शोज में भी आपने सुना होगा, क्या आपको उम्मीद थी कि 1000 में 1000 आपके मार्क्स आएंगे? सर, जब मैंने फाइनल आंसर की से अपने मैच किए, तब मुझे ये हो गया था कि हाँ जी सर, मेरे 1000 में से 1000 मार्क्स आ रहे थे। तो सर पहले से ही पता लग गया था फाइनल आंसर की के। और फाइनल आंसर की से पहले, एग्जाम से पहले स्टेट ऑफ माइंड क्या था? क्या आपको लग रहा था कि तैयारी ऐसी है कि आप इस बार पूरे इंडिया में अपना नाम रोशन करने जा रहे हैं? नहीं सर, पहले से तो ये अप्रत्याशित ही था जो मुझे रिजल्ट देखने को मिला। लेकिन सर हाँ जी, तैयारी तो मैं कहूंगा कि अच्छी थी। मेरी कोशिश यही थी कि मतलब मैं फुल स्कोर करूं, कम से कम नंबर कटे मेरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें बहुत कितना गर्व हो रहा है और कितनी खुशी हो रही है, हम बता नहीं सकते हैं। एक एक करके मैं सब पर आऊंगा, हमारी टीम से जो हेल्प मिली उस पर भी आऊंगा, सब कुछ बात करूंगा। पहले आप ये बताइए, आपके सब्जेक्ट क्या क्या थे, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, और 12वीं का आपका पूरा बैकग्राउंड बताइए कि आपका क्या सब्जेक्ट था और सीयूईटी में आपने क्या ऑप्ट किया था। सर अगर मैं सीयूईटी की बात करूं तो सर मेरी लैंग्वेज इंग्लिश थी और मेरे डोमेन्स थे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मास मीडिया। और सर अगर हम ट्वेल्थ की बात करें, तो ट्वेल्थ में कहीं ना कहीं ये मुझे कहने में कोई शंका नहीं है, ना कोई संकोच है कि मेरे जो स्कूल के टीचर्स थे, खासकर मेरी पॉलिटिकल साइंस की टीचर, उन्होंने स्कूल में मेरी काफी मदद की, जिसकी वजह से मैं 95% अंक ला पाया। और साथ ही में सर सीयूईटी की बात करें तो अड्डा 247 की जो टेस्ट सीरीज थी, उससे 5 से 10 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में मुझे देखने को मिले और एक एग्जाम एनवायरनमेंट देखने को मिला, वैसा माहौल बनाने को मिला। तो वहां पर जाके टाइम मैनेज करने में कोई परेशानी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो वैसे ही मेरे रोंगटे खुश हो गए जब पॉलिटिकल साइंस आपका आपका सब्जेक्ट है। मैं तो जानता ही हूँ आपको, मुझे पता है, लेकिन जब आपने बोला पॉलिटिकल साइंस ना, तो पॉलिटिकल साइंस का टीचर तो और कूद गया। लेकिन जैसा आपने मेंशन किया, मैं आपके स्कूल के टीचर्स को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित तौर पर एक टॉपर बनने में, एक अच्छा इंसान और एक अच्छा रैंक होल्डर बनने में कई लोगों का योगदान रहता है, और मैं उस योगदान की सराहना भी करता हूँ। अब मैं जरा सा आपसे ये पूछूंगा कि जो हर बच्चों का एक सवाल रहता है, दो चार मुझे बेसिक सवाल पूछने हैं। मुझे बहुत ज्यादा टाइम टेबल और इस पर तो बहुत छोटी बात करेंगे, लेकिन मैं इमोशनल सवाल ज्यादा पूछना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि टॉप करने में ना जो इमोशन है, जो स्टेट ऑफ माइंड है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मुझे आप ये बताओ, आपकी फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा, फैमिली में माहौल कैसा था, और आज कैसा माहौल है आप जब टॉप कर चुके हैं? सर जब मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा पास की थी, तब भी मेरे अच्छे अंक थे। तो जैसे बाकी मेरे जो सहपाठी हैं, उनके माता पिता ने किया कि साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए फोर्स किया, मेरे जो माता पिता थे वो बड़े सपोर्टिव रहे। मैं ह्यूमैनिटीज लेना चाहता था, तो मेरे माता पिता ने अपना पूरा सहयोग दिया। और प्रिपरेशन के दौरान भी मेरे माता पिता ने मेरे पे अपनी आशाएं थोपी नहीं, जिसकी वजह से मैं निश्चिंत होकर अपनी तैयारी कर पाया। सर एक बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मुझे दिया गया घर पे। और आज जब मैंने टॉप कर लिया है, तब वो जाहिर सी बात है कि मेरे घर में सभी बहुत खुश हैं और खुशनुमा माहौल है। तो आगे, जैसा कि आपका एक डोमेन मास कम्युनिकेशन भी है, कि आगे पत्रकारिता की तरफ आपका कोई रुझान है? सर अभी तक तो पत्रकारिता का कोई मैंने सोचा नहीं कुछ। नहीं, बिल्कुल। इस देश को जरूरत है एक बहुत सच्चे, ईमानदार और बहुत ही जुझारू पत्रकारों की। तो हमारी आशा है कि आप उस तरफ जाएं। बाकी आपके लिए आईएएस, आईपीएस और सिविल सर्विसेज के तो रास्ते खुले ही हैं। मैं गलत नहीं हूं तो आपका रुझान उधर भी होगा। हाँ जी सर, अभी मैंने एक्चुअली कुछ सर डिसाइड नहीं किया है। असल में हाँ। अभी मैं
अपना पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स परस्यू करना चाहता हूँ, तो उसी के अंदर मैं एक करियर ढूंढ रहा हूँ कि तो अगर मैं किसी थिंक टैंक में नौकरी कर पाया, तो मुझे रिसर्च का काफी शौक है। बहुत बढ़िया। तो कोई कॉलेज आपके दिमाग में है जो आप चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि अब तो मुंह मांगा है, आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। तो कौन सा कॉलेज आपके लिस्ट में सबसे टॉप पे चल रहा है? सर हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, हिंदू कॉलेज भी बाहें पसार के आपका स्वागत करेगा। एक मैं आप चाहता हूं थोड़ा सा बताइए, जैसे आप जानते ही हैं कि हमारी सीयूईटी हिंदी मीडियम की भी टीम चल रही है, उसका हाँ पूरा जी। यूट्यूब चैनल चल रहा है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए आपके देखने में कितना यूजफुल है, और हिंदी मीडियम के बच्चे अपना मनोबल कैसे ऊंचा रखें? मैं मानता हूँ कि भाषा जो है अभिव्यक्ति का केवल एक जरिया है। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी मीडियम के बच्चों की तरफ ज्यादा बायस नहीं होता, जैसे अंग्रेजी अनुवाद को ज्यादा अ, बढ़ावा दिया जाता है। तो सर मैं मानता हूँ कि सरकार को या प्रशासन को इसकी तरफ देखना चाहिए और हिंदी मीडियम के छात्रों को भी सपोर्ट मिलना चाहिए। हमारी आखिरकार नेशनल तो नहीं, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज ही हिंदी है। तो सर उसकी तरफ मैं मानता हूं कि उसे प्रमोट किया जाना चाहिए और हिंदी मीडियम के बच्चों को भी पूरा सहयोग देना चाहिए प्रशासन द्वारा और एजेंसियों द्वारा। और जैसा कि आप हमारे जैसा कि आप हमारे टेस्ट सीरीज का भी हिस्सा थे, तो सीयूईटी का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, निश्चित तौर पर उसने आपको एक रास्ता दिखाया होगा और गाइड किया होगा, जिससे आपको वो एक रास्ता मिला कि मैं एक इन्वायरमेंट ढूंढूं जहां से मुझे टेस्ट सीरीज का इन्वायरमेंट मिले, या जिसको बोलते हैं ना कि कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट का मुझे एक एग्जाम एक रास्ता मिले या प्लेटफॉर्म मिले। जी सर। मैंने यूट्यूब की भी थोड़ी बहुत क्लासेस ली। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं, लेकिन इंग्लिश में तो ऐसा ही है सर कि जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी कम है। तो लैंग्वेज में काफी सहयोग किया द 247 की जो इंग्लिश फैकल्टी है उसने, बाकी फैकल्टीज ने भी, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज ने तो फायदा किया ही कि एक माहौल भी बना और 5-10 प्रश्न उससे पूछे गए हर विषय में। बहुत बढ़िया। तो आप समझ ही सकते हैं कि 5-10 सवाल अगर आपको 200 नंबर लाने हैं, उसमें अगर 5-10 सवाल अगर आपके डायरेक्ट आ जाते हैं जो आपने प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो कितना बड़ा अंतर कर देता है और कितने हजार बच्चों को से आगे आपको कर देता है। और बिल्कुल। इसीलिए जो प्रैक्टिस है ना, जो टेस्ट सीरीज है या जो कॉम्पिटिटिव बैचेस हैं, यही आपको थोड़ा सा अंतर कर देते हैं नॉर्मल प्रिपरेशन से, और एक या एवरेज जो लकीर चल रही होती है, लाइन चल रही होती है, उससे थोड़ा सा उठने में आपको मदद करते हैं। और मैं हमेशा मानता हूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप कहते हैं ना, हम लोगों को सुना है कि भाई आप अभ्यास के मैदान में जितना पसीना बहाएंगे, युद्ध में खून उतना कम बहेगा। तो ये कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है इन बैचेस से। इसके अलावा नीर, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस पर आपसे जाना चाहूंगा। जिन बच्चों को पॉलिटिकल साइंस डोमेन रख के तैयारी करनी है, या हिस्ट्री भी थोड़ा सा, ये पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों पर थोड़ा प्रकाश डालिए, उनके लिए अच्छी स्ट्रेटेजीज क्या हैं? सर अच्छी स्ट्रैटेजीज तो यही है कि बोर्ड एग्जाम से पहले मैं कहूंगा कि बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी की जाए, क्योंकि डोमेन्स का सिलेबस तो 12th बेस्ड ही रहता है कंप्लीटली। बाकी अगर मैं अपनी बात करूं तो सर मैंने अपने बोर्ड एग्जाम्स के तुरंत बाद 1-2 दिन का ब्रेक लेकर मैंने अपनी तैयारी शुरू की, और कम से कम हर विषय की एनसीईआरटी को 4 से 5 बार पढ़ाई की। और सर ज्यादातर इस बार के सीईटी में देखने को मिला कि एनालिटिकल क्वेश्चंस कम थे और फैक्चुअल क्वेश्चन फैक्चुअल ज्यादा ज्यादा थे। था, करेक्ट। तो सर करेक्ट। तो सर हर एक पेज की हर एक लाइन महत्वपूर्ण है, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है सीयूईटी में। तो जितना आप पढ़ें उतना ही बेहतर रहेगा, जितना बहुत आप बढ़िया। टेक्स्ट बुक रीड करें। और मुझे आप ये भी बताइए कि कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं ना कि मैं बोर्ड के बाद सीयूईटी को देख लूंगा, क्या है, क्या उन्हें अब से ही एक आइडिया लेकर चलना चाहिए, एक बैक ऑफ द माइंड में लेकर चलना चाहिए कि भाई सीयूईटी भी देना है तो मुझे चैप्टर्स को थोड़ा एनालिटिकल भी लेके चलना है, एचओटीएस क्वेश्चंस पर ध्यान देने हैं, या कोई अलग से तैयारी की जरूरत पड़े तो हल्का हल्का साथ में लेके चलना है? सर अगर देखिए, मैंने तो जनरल टेस्ट ऑप्ट नहीं किया। अगर कोई जनरल टेस्ट ले रहा है तो उसके अंदर तो मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग जैसे प्रश्न आते हैं, तो उसके अंदर तो प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ती है। एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर को एक तो जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि पूछा कैसे जाते हैं, उसी के हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज कर पाते हैं। जब आपको एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की अच्छी खासी समझ होनी है, अपने सब्जेक्ट्स को कि मुझे क्या परस्यू करना है, उसका एक क्लियर माइंडसेट सर हमें रखना चाहिए कि अगर मैं ये सब्जेक्ट परस्यू कर रहा हूँ तो क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस मुझे अपने सीयूईटी में चूज करने चाहिए। जैसे मुझे करेक्ट। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना था, तो मैंने जनरल टेस्ट नहीं लिया। ऐसे ही सर सबको अपने हिसाब से लेना चाहिए। किसी दूसरे
के नजरिए को अपनाना नहीं चाहिए नहीं अपने आप। चाहिए, नहीं चाहिए। या कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों यूनिवर्सिटी को लेकर भी कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है चलो बीएचयू भी करना है तो जीटी भी ले लेते हैं, डीयू में भी जाना है तो ये 3 डोमेन काम आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि आपको यूनिवर्सिटी में क्या जाना है या बिल्कुल कौन सा सर। कोर्स ऑप्ट करना है। और देखिए, मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना, उसमें एक बात ये भी ध्यान रखनी है, आपसे तो बात करके भी और आपके नंबर और जैसा आपने हाई स्कूल भी बताया कि ये पता चल रहा है कि आप एक एक्सेल स्टूडेंट रहे हैं, अच्छे मार्क्स आपके आते रहे। लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं ना, और मैं खास करके बात कर रहा हूं जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, क्योंकि इंडिया इन सबसे मिलकर बना है, इसमें हिंदी मीडियम के भी बहुत सारे बच्चे हैं ठीक सर। जिनको तो एग्जाम तक पता नहीं लगता सीयूटी एग्जाम क्या है। तो उनके लिए ये इन चीजों को साथ साथ में मांझते हुए चलना और थोड़ा अवेयर रहना मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा यूजफुल होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं। क्यों? बिल्कुल सर, यूजफुल तो रहता ही है, साथ में यूट्यूब जैसे संसाधन अब हमारे पास हैं जिसकी वजह से हम जान सकते हैं सब्जेक्ट्स और करेक्ट, एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के बारे में। तो ऐसे करेक्ट। जो प्रदेश हैं, ऐसे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए खास करके, ऐसे जो पिछड़े इलाके हैं ऐसे बच्चों के लिए यूट्यूब तो सर बूटी का कार्य करता है, संजीवनी बूटी है उनके लिए तो सर। बिल्कुल, बिल्कुल। एक मैं और आपसे ज़रूर सवाल पूछूँगा। एक तो ये पूछूँगा कि जैसे किसी बच्चे के मन में आ ही जाए, ऐसे ऐसे सवाल हमारे पास आते हैं, मैं उनके ही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। सर मुझे टॉप करना है तो कितने घंटे पढ़ने चाहिए? और दूसरा सवाल ये है जिस पर मैं आऊँगा आपके कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे ना, उस समय टाइम मैनेजमेंट का क्या खेल है? तो पहले तो आप मुझे टाइम टेबल वाला टाइम बताइए, अगर वो बच्चा कोई पूछता है, आपके थ्रू वो क्या जाना चाहिए? दूसरा, एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट क्या आपने फ़ील किया? सर अगर टाइम टेबल की बात करें तो मेरा ऐसे कुछ स्पेसिफिक टाइम टेबल नहीं था, लेकिन ये था कि आज अगर मुझे हिस्ट्री के 4 चैप्टर खत्म करने, मैं सर हफ्ते को डिवाइड करता था सब्जेक्ट वाइज कि 3 दिन मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, 2 दिन मुझे पॉलिटिकल साइंस में देने, 2 दिन मुझे ज्योग्राफी में देने। तो सर ऐसे में डिवाइड करता था, ऐसे कुछ मैं स्पेसिफिक टाइम टेबल नहीं लेके चलता था कि इतने से इतने बजे तक मुझे ये पढ़ना है। केवल ये करता था कि ये टॉपिक मुझे आज के दिन कवर करना है, और उसे मैं पूरे दिन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता था कि बस मुझे ये करना है, चाहे मैं अभी कर दूं या पूरा दिन लगा के कर दूं। और सर आपका दूसरा प्रश्न क्या था वो? दूसरा प्रश्न मेरा, तो ये तो बच्चों तक क्लियर गया होगा। दूसरा मेरा प्रश्न ये था कि जब आप एग्जाम दे रहे थे इस बार, तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस को देखते हुए और टाइम को देखते हुए, क्योंकि इस बार बहुत बवाल भी मचा था, बहुत सारे सेंटर्स पर टाइम को लेकर, क्वेश्चंस को लेकर, टाइम मैनेजमेंट को लेकर आपको क्या लगा, कैसा अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है, तो क्या ध्यान रखना चाहिए? सर जैसे अगर हिस्ट्री की बात करें तो उसके अंदर इस बार काफी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले। स्टेटमेंट काफी थे, तो सर उसके अंदर एलिमिनेशन कारगर हो सकता है अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए। और अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो सर वो इस बार का तो सिंपल पेपर था। तो मैं तो यही एब्सोल्युटली। कहूंगा कि इस कि आप अपने जो टेक्स्ट बुक है उसे अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, 4 से 5 बार पढ़ेंगे, तो मैं तो कहता हूं कि सर 20 से 25 मिनट में भी आप परीक्षा को कर सकते हैं ज्यादा से क्या ज्यादा। बात है, यानी और ज्यादा, एनसीईआरटी को आप बहुत प्रमुखता दे रहे हैं कि एनसीईआरटी बहुत बिल्कुल प्रमुख सर। है। मैंने सर खुद एनसीईआरटी से के आगे एक भी सोर्स नहीं देखा, मैंने केवल बहुत टेस्ट बढ़िया, सीरीज और एनसीईआरटी पर फोकस किया। बहुत बढ़िया। ये देखो, ये विश्वास करने वाली चीज होती है। कई बार बच्चों को विश्वास नहीं होता, वो हमसे कहते रहते हैं सर वो नोट्स दे दो, ये नोट्स दे दो। लेकिन एनसीईआरटी एक बहुत बड़ी संजीवनी बूटी है जो काम कर रही है, जो और बाकी जो नीर ने कहा एलिमिनेशन में, आसान भाषा में बच्चों को समझा दूं कि भाई जैसे आपको 3 स्टेटमेंट है, उसमें अगर दो स्टेटमेंट की जानकारी नहीं भी और एक स्टेटमेंट आप कंफर्म है कि गलत है, तो गलत वो जिसमें ऑप्शन में नहीं है वो तो कतई मान के चलिए कि वो सही है या गलत है। ऐसा आप कर सकते हैं कि 3 स्टेटमेंट में से एक भी आपको कंफर्म श्योर है, तो वो जिसमें मैच कर रहा है जिस ऑप्शन में, आप वहां से आंसर कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। नीर, टेक्निकल बातें हमने आपसे सारी पूछी, आपके जर्नी के बारे में भी हमने बातचीत की। अड्डा प्राउड फील कर रहा है कि छोटी या बड़ी जो भी मदद हो सकी हमने आपके साथ जुड़कर निश्चित तौर पर एक इतिहास हमारे लिए भी और आपके लिए भी हो गया। आप भी हमसे कहीं ना कहीं जुड़ गए जीवन भर के लिए, और हम भी बिल्कुल आपसे जीवन भर के लिए जुड़ गए कि हमारे जो आपने ये समुद्र लांघा है इतना बड़ा, उसमें एक बूंद या एक कदम या एक जो कहते हैं ना गोता हमारे तरफ से भी लगा है। तो हम जी इसके सर। लिए हमेशा प्राउड फील करेंगे। नीर, हम आपसे मिलते भी रहेंगे, आपसे बातचीत भी करेंगे और आपसे एक दरख्वास्त भी करेंगे कि नीर, जो टॉपर होता है ना वो यही नहीं, आपने 10वीं में अच्छा किया, सीयूटी में अच्छा किया, ईश्वर करेगा तो आप आगे भी जो एग्जाम्स देंगे उसमें टॉप करेंगे। तो आप टॉपर की अपनी भूमिका जरूर निभाइएगा। जो भी आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहे, हेल्प प्राप्त करना चाहे, जो आपसे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इस देश में ये है, सबसे बड़ा सुखद बात यह है कि हम एक युवा देश हैं पूरी दुनिया में, और एक चिंता की बात यह है कि रास्ता बहुत लोगों को पता नहीं है कि असल में किस रास्ते पे जाना है। तो अगर इस देश का कोई भी बच्चा आपसे हेल्प मांगेगा तो आप करिएगा, और उन बच्चों को अगर मुझे आप तक पहुंचाने में जरिया बनना पड़े,
मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं। आप सीयूटी की जानकारी दे सकते हैं, और आप टॉप कॉलेज में जा रहे हैं तो कॉलेज के एटमॉस्फेयर में ही बता सकते हैं, तो हम आपकी इसमें मदद लेते रहेंगे। हमारी बिल्कुल पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके माता पिता, थैंक यू आपके पूरे परिवार को शुभकामनाएं, और हम आशा करते हैं कि आपसे प्रेरणा लेकर पूरे देश के बच्चा आगे बढ़ेगा और अच्छा स्कोर करेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच नीर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। टीम बंद कर दीजिए।